वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल के मैदान से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी और मेरे साथ हैं सैयद हुमायूं कैसर। आज के इस मैगजीन में हम बात करेंगे क्रिकेट लेजेंड डीन जोन्स की, जो हाल ही में इंतकाल कर गए। इसके अलावा बात होगी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के हवाले से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स मैगजीन में एजुकेशनल पॉलिसी का क्या काम, लेकिन जब पॉलिसी बनती है तो उसमें स्पोर्ट्स भी होता है। बात होगी और खेल खबरें भी मामूल के मुताबिक होंगी, लेकिन सबसे पहले बात डीन जोन्स की। Jones is one of the best one-day batsmen in the world. Is almost unstoppable. Oh, he smashed that one. It's gone miles. It's a big six. Huge six there from Dean Jones. Jones really is blasting himself around. Oh, just reach out and catch it, Jeffrey. What a magnificent. That's the 100 for Dean Jones. 100 in each innings. I can tell you that is one of the best innings. Namaste and welcome. Yes, IPL is back. It's the Dream 11. क्रिकेट लेजेंड डीन जोन्स इंतकाल कर गए। रशीद, आपने बात कही डीन जोन्स की, बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन जब ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की तरफ नजर दौड़ाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा लेजेंड हैं। डीन जोन्स लेजेंड नहीं बनते जी। आप कितनी तारीफ कर लें इनकी। बहुत अच्छे खिलाड़ी, बेहतरीन बैट्समैन, फील्डर, आउटस्टैंडिंग फील्डर, वनडे में बड़ा अच्छा खेला जी। इनने टेस्ट में इनकी एक 210 रन की इनिंग है 1986 में चेन्नई में जी। तब मद्रास था, वो मद्रास टेस्ट में, वो टाई टेस्ट था। बिल्कुल सही। तो इतनी गर्मी थी कि 3-4 बार ये बेहोश हुए डिहाइड्रेशन से। तकरीबन सर पे पानी डालते थे पीने से ज़्यादा जी 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 जी। उस गर्मी में और ह्यूमिडिटी में जो इनिंग इनने खेली है, वो इंडिया में जो इनिंग्स खेली गई है फॉरेन प्लेयर्स की तरफ से, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनिंग्स। क्या डीन जोन्स टेस्ट से ज़्यादा वनडे के अच्छे बैट्समैन थे? नहीं, टेस्ट के अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छे बैट्समैन थे। टेस्ट के 46 के करीब एवरेज है। वनडे के भी अच्छे खिलाड़ी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वनडे में उस वक्त जो इनने खेलना शुरू किया, कुछ ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट, ज़्यादा प्लेसमेंट हवा में वगैरह वगैरह जी, वो थोड़ी नई थी। लेकिन क्रिकेट के लिए नई नहीं थी। मेरे ख्याल में लोग जल्दी भूल जाते हैं। टाइगर पटौडी टेस्ट में खेलते थे 60s में, वैसा टेस्ट में, आसिफ इकबाल टेस्ट में वैसा खेलते थे। सही है, अब तो ये बात ही नहीं। लेकिन डीन जोन्स एक छोटा मोटा इनकलाब थे। हमने एक मुख्तसर ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की है इस ऐसे अजीम खिलाड़ी के लिए। पहले बात करते हैं वादी कश्मीर के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन सईद परवेज कैसर। डीन जोन्स की अचानक मौत की खबर सुन के बड़ा दुख हुआ। डीन जोन्स क्रिकेटर तो बड़े अच्छे थे ही, उसके बाद वो कमेंटेटर और क्रिकेट क्रिटिक, बहुत सारी चीज़ें। उनकी कमेंट्री के लिए हम जब देखते थे तो उनकी कमेंट्री के लिए ही देखते थे हम, उनकी चैनल जिस पर वो कमेंट्री कर रहे होते। जैसे आजकल वो स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट पे डग आउट में होते हैं, तो कल भी वो डग आउट में थे। तो शाम को अचानक 12 बजे के बाद इनको हार्ट अटैक हुआ तो वो गुजर गए। जहाँ तक उनका क्रिकेट का ताल्लुक है, उनने तकरीबन 160-162 वनडे खेले हैं। वो 50-55 शायद 60 के करीब टेस्ट मैच भी खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। बड़े अटैकिंग बैट्समैन थे और बड़े इंटेलिजेंट क्रिकेटर माने जाते थे। उनके कमेंट्स जो थे वो सारे क्रिकेटर्स दुनिया के और सारे कोच बड़े सीरियसली लेते थे, क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी कीन थी। बड़े अच्छे तरीके से वो एक चीज़ को एनालाइज करते थे। उनकी अचानक मौत इस छोटी उम्र में, 59 ही थे अभी वो, एक बड़ा सदमा है क्रिकेटिंग वर्ल्ड को और ख़ास तौर से कमेंटेटर्स को, जिनके साथ उनका बड़ी एसोसिएशन थी, जिनको वो लोग अब कुछ प्रोफेसर डीनो भी कहते थे, क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज करते थे और चीज़ें समझाते थे, वो एक टीचर का मेथड जैसा लगता था। बीच में तो कभी वो ब्लैक बोर्ड पर भी आके चीज़ें समझाते थे। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़ा दुख हुआ हमको। अब खुदा उनकी फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला दे। और हम तो यही कह सकते हैं कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है उनकी अचानक मौत से। अशिंदर कोल जम्मू में है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बेमिसाल बॉलर थे, कैप्टन थे J&K के रांची में। और उनने भी बात की, लेकिन उन्होंने मुख्तसर सी बात की है, सुनते हैं वो क्या कहते हैं। Absolutely heartbreaking news about D. Jones passing away. A wonderful soul taken away too soon.
Sincerely condolences to his family and friends. ये थे अश्विंदर, बात कर रहे थे डीन जोन्स के हवाले से। दुख की बात कर रहे थे कि मुझे दुख हुआ, बस मुझे दुख हुआ। डीन जोन्स के हवाले से एक सवाल रोवडार ने पूर्वारा चाड़ूरा से लिख भेजा है। आप लिखते हैं कि जो जावेद मियांदाद पाकिस्तान क्रिकेट के लिए हैं, वही डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के लिए थे। डीन जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में एक इनकलाब पैदा कर दिया। आपका क्या ख्याल है इसमें? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, कंपैरिजन ही नहीं है। मियांदाद को बॉर्डर से कंपेयर करिए ना, एलन बॉर्डर से, डीन जोन्स से नहीं। डीन जोन्स बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, मियांदाद के कैलिबर के खिलाड़ी डीन जोन्स कभी नहीं थे। बहुत अच्छे खिलाड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन खिलाड़ी। और जो इनकलाब मियांदाद था वो डीन जोन्स नहीं थे। हम गलतफहमी के शिकार ये हैं कि 87 का आलमी कप जीतता है ऑस्ट्रेलिया तो डीन जोन्स ने जिताया, नहीं, उसमें बहुत ज्यादा लोग कार फरमा थे, बहुत ज्यादा लोग। लेकिन वो एक टीम जो बनाई थी एलन बॉर्डर ने सिम्पसन के साथ मिलकर, पहले प्रोफेशनल और आज तक के मोस्ट आउटस्टैंडिंग कोच प्रोफेशनल बॉबी सिम्पसन। उस टीम में यह था कि उस टीम में बून और मार्श थे, बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट। उसमें जो इंपॉर्टेंट बॉलर थे वो मैकडर्मट थे, कुछ और प्लेयर थे जिनके इर्द गिर्द टीम बनी थी, और उनमें से एक डीन जोन्स भी थे, उनमें से एक डीन जोन्स। सही है। तो ये हम कहेंगे कि वो मियांदाद के कैलिबर के प्लेयर थे और वो मियांदाद के लेजेंडरी स्टेटस के खिलाड़ी थे, नहीं ऐसी नहीं है, अपनी जगह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी थे। और कमेंटेटर भी अच्छे थे, बहुत अच्छे कमेंटेटर। मैं बताऊंगा किस सेंस में। जब वो बात करते थे ना कमेंट्री में, शुरू में नॉर्मल ही थे क्योंकि बाकियों को देख रहे थे, सीनियर्स को तो रिजर्व थे। बाद में उन्होंने एक चीज़ की, उनकी जब वो बोलते थे लगता था खुश है और गर्मजोशी से बात करते थे, बड़ी बात है। आज डैनी मॉर्सन भी करते हैं लेकिन वो मजाक लगता है, कैरिकेचर, वो नहीं, गर्मजोशी से बात करते थे और अच्छी बात। और ये तीखी बात भी बोल जाते थे, लेकिन इस अंदाज में बात तो कैरी हो जाती थी लेकिन कोई रिएक्शन खराब नहीं होता था। सही बात है। इससे पहले कि हम एक और सवाल पे आ जाएं, वो थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले हम चलते हैं आज के दूसरे सेगमेंट की जानिब। हमने देखा कि यहाँ पर आगाज हुआ, बल्कि अनाउंस हुआ, उसके बाद राज भी हुई न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। हाँ, अभी 2-3 साल में ये इम्प्लीमेंट होनी पूरी तरह शुरू हो जाएगी। और एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, पहले आबिद रशीद बाबा बात करेंगे, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। तो एजुकेशन पॉलिसी का हिस्सा स्पोर्ट्स भी है। सुनते हैं आबिद रशीद बाबा। कौमी तालीमी पॉलिसी और स्पोर्ट्स। War is too serious a business to be left to the generals। 1917 में उस वक्त के फ्रांसीसी वजीर आजम जॉर्ज क्लेमेंसे ने पहले जंग अजीम के दौरान हुई तबाही का मुशाहिदा करने के दौरान ये जुमला कहा। उनका मानना था कि जनरल्स अपनी मिलिटरिस्टिक थॉट प्रोसेस की वजह से वतन अजीज पर हुए तशद्दुद और बर्बरियत का अंदाजा नहीं लगा पाते। 103 साल बाद उनके इस बयान को पैराफ्रेज करके कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के सयाक व सबाक में देखें तो सादिक आता है। ये एक अलग तनाज़ा और अलग बहस है कि तालीम याफ्ता होने से मुराद डिग्रियों का ढेर और नंबरात के अंबारत से ताबीर किया जाता है। चीज़ों को परखना, तबादला ख्याल, सोचना, जायजा लेना, जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के दाव पेच सीखना, मुख्तलिफ शो ऐसे गुण हैं जिन पर कम ही तवज्जो मबजूल की जाती है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का टेम्पलेट पिछले महीने जारी हुआ। पूरे मुल्क में मुदल्लल बहस हुई, लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन शख्सियत को निखारने में खेलों के अहम रोल पर लबकुशाई नहीं हुई। शायद इसलिए कि NEP 2020 में स्पोर्ट्स को बहुत हद तक नजरअंदाज किया गया। 66 सफ़ात पर मुश्तमिल इस ड्राफ्ट में इस अमर का कोई जिक्र नहीं कि स्पोर्ट्स को वसीला बनाकर तालिब इल्मों में टीम स्पिरिट, यकजहती और हमदर्दी को इन मासूम जहनों में कैसे सराहियत किया जाए। तालिब इल्म रोशन ख्याल हो, पाबंद और कैदी सोच का कायल न हो, तंग नजरी और खुद मफादी से दूर हो। ये असबाक खेल के मैदान से खूब मिलते हैं, लेकिन हमारा निसाब तरतीब देने वालों की तरजीहात इस सोच से बालातर है। खेल से बच्चों में किरदार साजी होती है। स्पोर्ट्स सिर्फ जिस्मानी कसरत का नाम नहीं है। देयर इज मोर टू इट देन व्हाट मीट्स द आई। फिनलैंड मॉडल के तर्ज पर हमारे मुल्क में खेल को निसाब का लाजमी जुज बनाया जाना चाहिए। किंडरगार्टन मरहले में हो तो मस्बत नताइज अखज किए जा सकते हैं। जिंदगी के तुंद सबक क्लासरूम की चार दीवारी के अंदर नहीं सीखे जा सकते, न ही सिर्फ किताबों के औराक पलटने से। इसके लिए जिंदगी के तलख तजुर्बों, मसलन उलझन, नाकामी और दुत्कार का सामना करना पड़ता है। इसी बर्दाश्त से जिंदगी के कठिन मराहिल से मुकाबला करने का हौसला पैदा होता है। ये तालीम खेल के मैदान से खूब मिलती है। यही वजह है कि आजकल एक्सपीरियंशियल लर्निंग जुबान ज़द आम है।
स्पोर्ट्स से बढ़कर एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या हो सकती है? अलबत्ता NEP को पढ़ने के बाद यही अखज़ किया जा सकता है कि स्पोर्ट्स के दर्जे को कम करके इसे सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पर राइज किए जाने की तजवीज़ है। हालांकि 8 सितंबर को मुल्क के मारूफ अखबार द हिंदू की शेष सुर्खी इसी मौजू पर शाया हुई थी, जिसमें नरेंद्र मोदी ने इस बात को वाजिया किया कि NEP के नाफिजुल अमल होने में सरकार की कम से कम मुदाखलत होगी। लेकिन नाकिदीन ने इस सरकारी बयान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि स्पोर्ट्स को मुकम्मल वोकेशनल कोर्स का दर्जा भी नहीं दिया गया। तालीम का मकसद है कि ऐसे शहरी पैदा करना जो सही वक्त पर सही फैसले लें और तंज, तनकीद और चैलेंजेस का सामना कर सकें। स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को इस बात की तलकीन करता है कि अपने अहदाफ का तयन कैसे करें, शराकतदारी, अपने बारे में सोचना, बदलते हालात को जल्दी अपनाना और दबाव को हैंडल करना। मायूसी, उदासी और सरासीमगी जिंदगी और खेल के अहम हिस्से हैं। मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी बाजी हार जाए या जीत जाए, लेकिन शिरकत करना और हालात से न भागना इसे स्पोर्ट्स ही सिखाता है। जब हम अपने मुल्क में अज़्म, हौसले और वर्क इथिक की मिसाल देते हैं तो साइना नेहवाल, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और PV सिंधु का नाम खेल के मैदान से ही चुना जाता है। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खेल के मैदान में महव व मशगूल होने की अशद जरूरत है। क्लास में 1 घंटा खेलों के फवाइद के बारे में लेक्चर से बेहतर है कि मैदान में लाकर इन्हें ट्रेनड और पेशेवराना कोचेस सिखाएं। हमारा तालीमी निजाम ऐसे सांचे में डाला जाए कि बच्चों को खेल से प्यार हो, न कि वो बोझ समझें। प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी सतह की तालीम में ग्रेडेड प्रोग्रेशन पाथवेज की अशद जरूरत है। सेकेंडरी लेवल तक अगर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बच्चों के लिए लाजमी रखी जाए तो इससे रोजगार के वसाइल भी पैदा होंगे। इससे स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का करू ऊपर जाएगा। हमारे पास उम्दा टैलेंट पूल मैसर होगा, जिससे हम कौमी और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में मुल्क का नाम रोशन कर सकेंगे। स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। हमारे तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पर तहकीक होगी। एक और माकूल तजवीज है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के 756 बिलियन अमरीकी डॉलर्स में से कुछ रकम हासिल करके मुल्क में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पैदा किया जाए। इस सब की बुनियाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से डाली जा सकती है। अगर सही मानों में सरकार इस मामले को लेकर हसास है तो यही वो वक्त है जब हमारे एजुकेशनिस्ट्स को अपनी आवाज बुलंद करके ये वाजिया करना चाहिए कि एजुकेशन एज ए स्टर्न इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन नीड्स कोर्स करेक्शन। 10 जून 2020 को मरकजी वजीर खेल किरण रिजिजू ने इंटरनेशनल वेबिनार ऑन ओलंपिज्म एंड ओलंपिक एजुकेशन इन 21st सेंचुरी के इफ्तिताही खुतबे में यह बात वाजिया की कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी में स्पोर्ट्स अहम हिस्सा ही नहीं बल्कि शहरक भी है। उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी को नेशनल स्पोर्ट्स एजुकेशन बोर्ड बनाने की भी मंजूरी दी। उम्मीद करते हैं कि हमारी इन तजावुजात पर गौर होगा। बकौले अल्लामा इकबाल, अंदाज़े बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। एक बात है जो आबिद ने भी कही, आप कहते हैं सिलेबस में पढ़ाएंगे, वो करेंगे, थ्योरी पढ़ के लोग हो जाएंगे 90% नंबर लाएंगे। 95 में 10 साल से रेडियो पे कह रहा हूँ कि आप स्पोर्ट्स को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो लोग पढ़ के जाएंगे, नंबर लाएंगे, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? स्पोर्ट्स पॉलिसी वो होगी जो मैदान में होगी। बिल्कुल सही। ये नहीं होगा कि आपने बैठ के नंबर ले आए यहाँ, नहीं, जो मैदान में आप कैसे स्पोर्ट्स कल्चर प्रमोट करेंगे, स्पिरिट प्रमोट करेंगे, कैसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, वो कहीं नहीं है इस पॉलिसी में। वो थोड़ा हो सकता है जैसे मिनिस्टर ने स्पोर्ट्स के कहा हम ये करेंगे, वो हो सकता है वो इसमें कुछ चीज़ें करें, आगे बढ़ के तरमीम करें या चेंजेस लाएं, लेकिन ऐसा जो हमें दिखता है स्पोर्ट्स के बारे में कोई ख़ास मौसर सामने चीज़ नहीं आई है। अब आते हैं आज के दूसरे सवाल की जानिब। ये वाजिद गुलजार ने बांडीपुरा से पूछा है। आप पूछते हैं कि 2006 में जो पाकिस्तान की टीम ने ओवल के मैदान पे टेस्ट क्रिकेट में वॉकआउट किया था, असल में वो मामला क्या था? वाजिद, आपने ये पहले भी पूछा था सवाल, उस दिन हमने कहा था कभी और जवाब देंगे, अब फिर आपने पूछा है। देखिए, बात यह है कि बात शुरू उस मैच से नहीं होती है, बात शुरू होती है लाहौर टेस्ट से, जहाँ डेरिल हेयर अंपायर होते हैं और वो यूसुफ को, यूनिस को गलत आउट देते हैं, सब मानते हैं इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड का बॉलर बॉल मारता है रन आउट करने के लिए इंजमाम की तरफ, इंजमाम क्रीज के बाहर खड़े हैं या क्रीज में ही खड़े हैं, ये हाथ से बॉल रोक लेते हैं जी, क्योंकि इनके जिस्म पे बॉल आ रही है, ये यूं रोकते हैं, वो इनको हैंडलिंग ऑफ द बॉल आउट देता है। और क्या कर सकते थे इंजमाम? कुछ नहीं, पेट पे बॉल लगने देते क्या, वो तो अपनी जगह खड़े थे। फिर शहरियार खान लिखते हैं चिट्ठी ICC को कि जब हम इंग्लैंड के दौरे पे जाएंगे, वो PCB के प्रेसिडेंट थे, इन्हें किसी मैच में अंपायर ना रखा जाए, और ICC जानबूझ के इनको 2 मैचों में रखती है तो टीज द टीम। और उसके बाद लीड्स के मैदान पे अच्छी अंपायरिंग नहीं करते हैं, उसके बाद ओवल में भी अंपायर होते हैं।
ओवल में पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में है, इतना ज्यादा स्कोर किया है कि इंग्लैंड दूसरी इनिंग में भी खेल के अभी उनके स्कोर से बहुत पीछे है और 7 खिलाड़ी आउट हुए। तो डेरिल हेयर क्या करते हैं कि सडनली सिग्नल देते हैं ऐसे और कहते हैं कि अंपायर को इसकी तरफ स्कोरर की 5 रन की पेनल्टी पाकिस्तान को बॉल टैंपरिंग। इंजमाम उनसे जाके पूछते हैं कि 5 रन की पेनल्टी किस बात पे, कि आपने बॉल टैंपरिंग की। कहा तो आपने तो मुझे वार्न करना है या मुझे कहना है, उसके बाद आप डायरेक्ट तो पेनल्टी नहीं लगा सकते। कहा वो माइक प्रॉक्टर से बात करो, टी ब्रेक हो जाती है, पाकिस्तान की टीम चली जाती है टी में, माइक प्रॉक्टर को बात ही नहीं करते हैं इनसे इंजमाम से। तो इंजमाम कहते नहीं हमसे बात की जाए, और मेरी पहला ये है कि आपने हमें गिल्टी डिक्लेयर कर दिया, आपने कसूरवार मान लिया हमें क्योंकि आपने 5 रन काट दिए, लेकिन आप कसूरवार नहीं मान सकते हैं जब तक अंपायर मुझे नहीं कहेगा और फिर रेफरी से बात नहीं करेगा। आप कैसे काटेंगे? उसमें ये कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा टीम लेके मैदान में जब तक इसका फैसला नहीं होगा। एज यूजुअल आईसीसी और उनके जो मैच रेफरीज होते हैं खामोश, कुछ भी नहीं हुआ। पाकिस्तान की टीम टी के बाद मैदान में नहीं आई, कुछ देर के बाद 20-25 मिनट बाद पाकिस्तान की टीम मैदान में आई, और इंजमाम का मानना है कि मैं खेलना चाहता था 20-25 मिनट के बाद, मैंने प्रोटेस्ट रजिस्टर करनी थी कि यह गलत हुआ और हम टैंपरिंग नहीं कर रहे हैं या हार रहे हैं। उसके बाद डेरिल हेयर कहते हैं मैं अंपायरिंग नहीं करूंगा। वो कमाल की बात यह है कि लोग आए हैं, टीम चाहती है मैच खेलना, अंपायर कहता है मैं नहीं खेलूंगा, माइक प्रॉक्टर कोई बात ही नहीं कहते हैं, कुछ हिस्सा नहीं लेते हैं, आईसीसी भी कोई बात ही नहीं करती, कहते नहीं मैच खत्म हो गया अब आप हार गए। तो ये अजीब सी बात है ना कि माइक प्रॉक्टर का क्या रोल है, आईसीसी का क्या रोल है इस मामले में कि आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया एक टीम को हारा हुआ, और जब वो खेलने को तैयार है आपने अंपायर की बात मान ली। उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा तो वनडे सीरीज हुई, पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे वगैरह वगैरह प्रोटेस्ट में, इनने कहा नहीं प्रोटेस्ट की बात कोई नहीं है, आप वनडे सीरीज खेलिए इसके बाद फैसला करेंगे। तो कहा कि ये टेस्ट मैच जो है ये ड्रा हो गया, पाकिस्तान ने नहीं हारा है। तो बात उधर भी खत्म नहीं हुई, इन बिटवीन कोर्ट में केस जाता है। जब कोर्ट में केस गया तो अभी हेयरिंग से पहले एक ईमेल लीक होता है डेरिल हेयर का, वो कहता है कि हम मुझे निकाल रहे हैं, आप अगर निकालोगे पैनल से आईसीसी अंपायर्स के, मुझे $500,000 दे दो मैं छोड़ दूंगा। तो असली बात ये हो गई, फिर एक तो पैसे का लालच मामला है, दूसरा और कोर्ट कहता है कि इंजमाम का फैसला सही था। अच्छा, हाँ, क्योंकि अंपायर ने गलत फैसला दिया है। अगर ये सेंस में सही था कि इंजमाम को मैच खेलना था वो बात सही है, लेकिन इनके खिलाफ जो किया है वो गैर कानूनी था अंपायर ने। तो कहते हैं जी मैच अब फिर ड्रा हो गया और बैन कर देते हैं डेरिल हेयर को अंपायरिंग से, और कुछ मैचों के लिए इंजमाम को सस्पेंड करते हैं, लेकिन 2 साल बाद फिर आईसीसी कहती है नहीं इंग्लैंड ने मैच जीता है ये आईसीसी है। अब देखिए ये तो नहीं होना चाहिए, हालांकि पाकिस्तान के हाथ में ही वो मैच जीत गए थे ऑलमोस्ट। और जनाब अली, इसी बात में मुझे एक बात याद आ गई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से कि उमर गुल ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। जी, उमर गुल ने रिटायरमेंट ले ली, वो बेहतरीन बॉलर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको 3 फ्रैक्चर हुए बैक में, उसके बाद थोड़ी उनकी बॉलिंग बिगड़ गई, लेकिन ये हकीकत है कि वो लाहौर टेस्ट हमें 2003-04 का याद होगा, जब इंडियन टीम को साफ कर दिया हमने और मैच हार गया इंडिया में, जबरदस्त बॉलर। और फिर देखिए आप उसके बाद 47 टेस्ट में कोई 165 या कितने 167 विकेट लेते हैं, वनडे में भी 250 विकेट लेते हैं, T20 में इनका रिकॉर्ड रिमार्केबल है। अगर देखा जाए आप 60 मैचों में 85 विकेट, T20 में मैच ज्यादा होते हैं विकेट कम होते हैं। और एक बॉलिंग स्पेल है इनकी जो बेमिसाल है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2009 के T20 आलमी कप में 6 रन 5 विकेट, कमाल की बात यह है। और उस स्पेल को मगर साल की बेस्ट T20 परफॉर्मेंस आईसीसी ने नहीं दिया। 52 बॉलों पे 98 रन बनाए थे दिलशान ने, उसको दिया, जबकि 37 बॉल पे खिलाड़ी सेंचुरी बना चुका था। बिल्कुल सही, फिर भी उसको दिया, इसको नहीं दिया। बिल्कुल सही। उमर गुल इंजरी से जूझते रहे, आते रहे जाते रहे, ये प्रॉब्लम उनकी रही डेफिनेटली। लेकिन अगर आप देखेंगे जो आलमी का पाकिस्तान ने जीता उसमें इनने कब बॉलिंग की और यूनुस खान ने इनको इस्तेमाल कैसे किया। 14, 16, 18 और 20वां ओवर ये करते थे, नई बॉल से बॉलिंग नहीं करते थे और साफ कर देते थे दूसरी टीम को। बहुत जबरदस्त। और उसके बाद यही एक बदकिस्मती साथ रही कि फिट नहीं रहे। 3 फ्रैक्चर हुए बैक। और किसी दोस्त ने हमें पिछले प्रोग्राम में पूछा था कि क्या वो वापस आ सकते हैं कि नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि उन्होंने अब रिटायरमेंट ले ली।
और अब चलते हैं हम बाकी खेलों की खबरों की जानिब गुलजार के पास। खेल के मैदान से मैं खेलों की खबरों के साथ गुलजार। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से शिकस्त दी। टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 142 रन स्कोर किए। मनीष पांडे ने 51 और वार्नर ने 36 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने यह हदफ 3 विकेट के नुकसान पर अबूर किया। आज आईपीएल के 9वें मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से हो रहा है। कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस का मुकाबला होगा। केएल राहुल बने आईपीएल में तेज तरीन 2000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी। उन्होंने 60 इनिंग्स में 2000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 63 इनिंग्स में 2000 रन स्कोर किए थे। उधर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कैप्टन विराट कोहली पर किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ स्लो ओवर रेट की बिना पर 12 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मायनाज क्रिकेटर डीन जॉन्स पिछले दिनों हरकत कल्ब बंद होने से मुंबई में इंतकाल कर गए। वो आजकल आईपीएल में स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री पैनल के अहम रुकन थे। डीन जॉन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए कुल 52 टेस्ट मैचेस खेले, जिनमें उन्होंने 46.55 की औसत से 3631 रन स्कोर किए, जिसमें 11 सेंचुरियां और 14 नेस्ट सेंचुरियां शामिल हैं। डीन जॉन्स ने कुल 164 यकरोजा मैचों में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की, जिसमें 7 सेंचुरियां और 46 नेस्ट सेंचुरियों के साथ 44.61 की औसत से 6068 रन स्कोर किए हैं। वो 187 के आलमी कप की फातेह टीम के अहम रुकन भी थे। टेनिस का एक और ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन आज से फ्रांस के शहर पेरिस में शुरू हो रहा है। औरतों के जुमरे में टॉप 10 खिलाड़ियों में 6 खिलाड़ी ही शिरकत कर रहे हैं। डिफेंडिंग चैंपियन एशली बाटे, इस साल की यूएस ओपन चैंपियन नोआमी ओसाका, बैंका आंद्रिस्को, फर्नांडो वर्डेस्को ने पहले ही फ्रेंच ओपन में शिरकत न करने का फैसला लिया है। मर्दों के जुमरे में नौजवान खिलाड़ियों को अपने जौहर दिखाने का भरपूर मौका इस फ्रेंच ओपन में मिल रहा है। राफेल नडाल रॉजर फेडरर के 20 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीतने के रिकॉर्ड को बराबर करने और रिकॉर्ड 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीतने की ख्वाहिश लेकर मैदान में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। नोवाक जोकोविच और हाल ही में यूएस ओपन जीतने वाले डोमिनिक थीम भी फ्रेंच ओपन के मजबूत दावेदारों में शामिल हैं। 8 एकड़ सरफेस पर 5000 शायकीन को फ्रेंच ओपन मैचेस देखने की पहले ही इजाजत दे दी गई है। अलबत्ता ऑर्गेनाइजर्स ने खिलाड़ियों को मखसूस होटल से बाहर प्राइवेट एकोमोडेशंस में रहने की इजाजत नहीं दी है। थी इस हफ्ते की खेल खबरें। आप वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन देख रहे हैं खेल के मैदान से एसएचक्यू रेडियो एक्टिव यूट्यूब चैनल पे। और अब दो बातें आईपीएल के हवाले से। आईपीएल अभी ठीक ठाक जा रहा है जी। कोई टीम, कोई दबाव या कोई फेवरेट नहीं होता है शुरू में, तो ये डबल लेग में तो ऐसा होता है, टाइम लगता है, बहुत फेवरेट नहीं होते हैं इसमें। और ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि अभी नहीं हमें पता चलेगा, 20 दिन के बाद प्लेयर्स प्रेशर बढ़ना शुरू होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रेशर बढ़ना शुरू होगा कि वो एक गैर मामूली एनवायरनमेंट में है जी। होटल में, मैच के बाहर, मैदान में हैं, तो धीरे धीरे एक तो परफॉर्म भी करना है, फिर इसका प्रेशर भी हैंडल करना है, थोड़ा प्रेशर आएगा उन पे। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि काफ़ी प्लेयर जो टीमों में है सबको चांस दिया जाएगा ताकि सारे प्लेयर एडजस्ट हों। लेकिन एक बात नुमाया है इस पहले हफ्ते की, रशीद, केएल राहुल की इनिंग 132 रन की इनिंग, बेमिसाल इनिंग। केएल राहुल वह हैं ही वैसे, हम बहुत बार हमने कहा कि वो ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अब आते हैं हम क्विज की जानिब। हमने पिछले हफ्ते आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक खिलाड़ी प्रैक्टिस में झुक कर प्रैक्टिस कर रहे थे, तो हमने आपसे पूछा था कि ये कौन से खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ये गैरी सोबर्स थे सर, गैरी सोबर्स। और ये
हमें 16 जवाब सही मिले, 16 जवाब मिले, 14 सही थे। 14 सही। उसमें से हमने पहले 10 का इंतखाब किया है जिनके नाम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद उन्हीं में से एक विनर है जो लॉर्ड्स के जरिए हम तक आया है। मैं पहले उन 10 के नाम आपके सामने पहले हम बता दें, सलीम के एंटरप्राइजेस आपको इनाम देते हैं और इनाम हमारे पास है आप सबके। बिल्कुल, हमने 7-8 एपिसोड हो गए, 10 हो जाएंगे तो आपको इकट्ठे बुला के इनाम दे देंगे। आज के जो सही जवाब लिखने वाले 10 लोग हैं: वाजिद गुलजार बांडीपुरा से, मलिक सरफराज पटन से, मुश्ताक लोन शोपियान से, जावेद मीर आप ने जगह का नाम नहीं लिखा है, डार रऊफ चाडोरा से, फारूक अब्दुल्ला अनंतनाग से, शबीर ऋषि पुलवामा से, इश्तियाक वानी बांडीपुरा से, मुजफ्फर हुसैन मलिक आप शोपियान से लिखते हैं और आबिद शफीक सोपोर से जी। और लॉर्ड्स कुरअंदाजी के जरिए जो विनर हमारे सामने आए हैं वो हैं इश्तियाक वानी चिठे बांडीपुरा से। बहुत बहुत मुबारक इश्तियाक, और आप कई मरतबा सही जवाब दे चुके हैं पहले भी, लेकिन आज लॉर्ड्स के जरिए इनका नाम बिल्कुल सही। अब आज का सवाल, आज का क्विज आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, आज का सवाल हमारा आपसे, आपने लगान फिल्म देखी होगी, वो लगान फिल्म के क्लाइमेक्स में क्रिकेट मैच है। वो क्रिकेट मैच में के क्लाइमेक्स में एक मेजर गलती है, क्रिकेट के कवानीन के हिसाब से, हाँ कवानीन के हिसाब से एक गलती हुई है। वो गलती क्या है आप बताएंगे? जी हाँ, आपको देखना है कि लगान फिल्म के एंड में एक क्रिकेट मैच हो रहा है, उस मैच में क्रिकेट के कवानीन के हिसाब से एक गलती है, आपको वो गलती पॉइंट आउट करनी है और हमारा जो फेसबुक पे ग्रुप है, पेज है, उस पे आपको, जी हाँ, KKMS स्पोर्ट्स मैग, उस पे आपको बताना है ये। बिल्कुल, जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे 8 बजे से 9 बजे तक जी, आप जवाब दे दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे और अगर आप सही जवाब देंगे और आपका नाम लॉर्ड्स के जरिए निकला, सलीम के एंटरप्राइजेस के गिफ्ट का हकदार आप बनेंगे। जी बिल्कुल। तो आज के प्रोग्राम से इजाज़त लेंगे। खुदा हाफिज़।